वेलकम स्टूडेंट्स। हमने थर्ड लेसन तक कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आपने डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स को स्टडी किया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल को स्टडी किया है। तो इसी में से एक पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है हमने। पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पढ़ा है। और जब हम इसको व्हेन वी इक्वेट इट टू जीरो, है ना, when we equate this polynomial to zero, जब हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो फिर इसी को हम एक नया नाम देते हैं। नया नाम क्या, वो तो इक्वेट किया आपने जीरो, तो इक्वेशन बन गई वो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको हमने जीरो के इक्वल किया, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक वर्ड का हमने आपको मीनिंग बताया था कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, है ना। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सेम फॉर इक्वेशन, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, व्हाट इज द डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो सबसे ज्यादा पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होती है, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, वो डिग्री यदि 2 है देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, बस अपन ने इसको जीरो के इक्वल कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नहीं होता तो वो अपन उसको नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c जो है आपका कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां देखें आप x² में मल्टीप्लाई किसका है, 3 का, तो x² का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है 2, मतलब x में किसका मल्टीप्लाई है 2 का, तो x का कोफिशिएंट है 2 और 1 जो है इधर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर हो गई ना बात। इसके बाद जो x की वैल्यूज आएंगी, x की जो वैल्यूज आएंगी वो कहलाएंगी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें पता है कि डिग्री पर डिपेंड करते हैं सॉल्यूशंस, वैल्यूज वेरिएबल की। डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2, तो यहां x की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2। समझ में आ रही बात। तो यहाँ x की 2 वैल्यूज आएंगी आपके पास, तो वो क्या कहलाएंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे अपन जब पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो उसी x की, उसी वेरिएबल की वैल्यूज को अपन जीरोस बोलते थे, है ना। अब उसी x की वैल्यू को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स मींस नथिंग, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यूज को ही हम रूट्स बोलते हैं। क्लियर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ x की या वेरिएबल की आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, है ना, वो 2 वैल्यूज कहलाएंगी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर। इसके बाद ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, इसके हमें रूट्स फाइंड करना है। क्लियर। तो रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टर करके, जो कि हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन में कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, है ना, जिसमें हम बीच वाले टर्म को क्या कर देते, ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड से जो फैक्टराइजेशन होगा, वो फैक्टराइजेशन से हम फिर रूट्स फाइंड करेंगे। क्लियर। तो कोई भी आप एक एग्जाम्पल
चूंकि अपन ने ये पॉलिनोमियल में पढ़ा है ऑलरेडी, जब पॉलिनोमियल पढ़ा है तो पॉलिनोमियल में ये फैक्टराइजेशन जो स्प्लिटिंग मेथड है ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। फिर भी एक कोई क्वेश्चन है उसको हम ट्राई कर लेते हैं, कोई मैटर नहीं है, ऐसे ही ले लो नॉर्मली कोई 3x² प्लस 4 इधर कर दो आप 8x समथिंग, ये है ना। तो इसको आप जब स्प्लिट करोगे तो स्प्लिटिंग मेथड का आपको रूल पता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम मल्टीप्लाई करते कितना आता, 4 3 जा 12x², 4 3 जा 12x², बीच वाले को ब्रेक करेंगे 8x को इस तरीके से दो टर्म्स में तो उसका प्रोडक्ट भी 12x² होना चाहिए, है ना। तो 8x को ब्रेक करो आप तो 6x एंड 2x, 6 और 2 8 ही x होता, तो 8x को हमने ब्रेक किया, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, प्रोडक्ट 12x², जो कि फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर है, फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। क्लियर, 3x² वैसे ही और 4 वैसे ही, ठीक है। अब दो दो टर्म्स को हम लेंगे और इन टर्म्स में कॉमन लेंगे, यहाँ 3x² और 6x में पहले कॉमन नंबर्स की बात करें तो 3 और 6 में कॉमन क्या आएगा, उनका SCF, 3 और 6 का SCF क्या है 3, क्लियर। और x² और x में कॉमन क्या आएगा, लोएस्ट पावर, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है, दैट इज x। तो क्या बचेगा इधर, 3x² में से 3x कॉमन लिया, x बचा, इधर 2, 3 2 जा 6x, इधर से कॉमन लेंगे आप तो 2 कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा x + 2 = 0। अपने पास फिर से दो टर्म्स है, x + 2 दोनों में से कॉमन आएगा तो x + 2, यहाँ आएगा 3x + 2 = 0, मतलब x + 2 दोनों में से कॉमन लिया तो इस वाले टर्म में क्या बचा 3x, इस वाले टर्म में क्या बचा 2, 3x +, फिर इसको और इसको एक बार हम 0 के इक्वल करेंगे, इसको अलग इसको अलग, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू -2/3, क्लियर। तो ये आ गए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समझा की बात, ठीक। इसके बाद एक्सरसाइज पे जाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि ये जो नीचे गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद यदि आपको डिग्री 2 मिलती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें डिग्री 2 चाहिए, अगर आपको डिग्री 2 मिलती है तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट ही वाला है एग्जाम्पल, x + 1 होल स्क्वायर = 2x - 3, इसको आप सॉल्व करें, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होगा a² + 2ab + b² = 2 × x 2x 2 × 3 6, मटेरियल इस तरफ लाएं, x² + 2x, ये प्लस का 2x इधर माइनस का 2x + 1 है, ये माइनस का 6 इधर प्लस का 6 = 0। अब यहाँ x² ये टर्म कैंसिल हो गए, प्लस का 7 = 0। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज 2, इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई का थोड़ा सा ध्यान रखना, उनके साइन का ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि थर्ड है, थर्ड वाला क्या है, x - 2 ब्रैकेट x + 1 = x - 1 x + 3, क्लियर। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, पहले ये बाइनोमियल है, मतलब दो टर्म्स हैं, इधर भी दो टर्म्स हैं, तो पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई दोनों में कर दोगे आप,
फिर सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में करो। तो पहले x का x में करो x स्क्वायर, फिर x का +1 में x, -2 का x में -2x, -2 का 1 में -2। सेम हियर x स्क्वायर, x का 3 में 3x, -1 का x में -x, -1 का 3 में -3। क्लियर? इसको फिर आप इस तरफ x स्क्वायर, ये प्लस से इधर माइनस का x स्क्वायर, फिर x और -2x तो -x बचा, ये प्लस का 3x और माइनस का x, तो इधर 2x बचे और 2x प्लस से इधर माइनस में आएगा, फिर माइनस का 2 और माइनस का 3 इधर प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इधर ये कैंसिल हो गए, -x, -2x, -3x, -2 + 3 + 1 is equals to 0। तो here the degree of the equation is 1। Here the degree of the equation is 1। What is degree? The highest power of the variable कितनी है? 1, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1। It means it is not a quadratic equation। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इनको जो नीचे आपकी ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? फर्स्ट वन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया 528 स्क्वायर मीटर है। ठीक है? अब दी लेंथ, अब चूंकि रेक्टेंगुलर है, एरिया है, हमें वो रिलेशन मालूम है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। अब लेंथ और ब्रीथ का कोई रिलेशन देखते हैं। तो लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रीथ के डबल से एक ज्यादा है। मतलब ब्रीथ जितनी भी होगी उसके डबल से एक ज्यादा कर दोगे, दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रीथ जो है प्लॉट की फाइंड करना है। ठीक है? अब चूंकि ब्रीथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हम आपको बता दें कि यहां जब अपन लेंथ और ब्रीथ में से किसी एक को सपोज कर रहे होते हैं तो हम सपोज उसको करते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, है ना? जैसे लेंथ जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये लेंथ जो है डिपेंड है किस पे? ब्रीथ पे। कि ब्रीथ का जब डबल करके एक एक्स्ट्रा करोगे तब आपकी क्या आएगी? लेंथ आएगी। तो लेंथ जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी, बट ब्रीथ इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को सपोज करेंगे। तो लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट बी x। ब्रीथ कितनी हो गई? x। तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी? अच्छा, लेंथ में आप लेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको अपन सपोज थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगी। तो लेंथ कितनी थी? ब्रीथ का डबल, ब्रीथ थी x, उसका डबल क्या होगा? 2x। अच्छा, डबल से भी एक ज्यादा, ये हो गई लेंथ। अब आपको गिवन क्या है? एरिया ऑफ द प्लॉट। हमें पता है एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रीथ। तो हमें पता है लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो लेंथ कितनी है? 2x + 1। ब्रीथ कितनी है? x is equals to area 528। क्लियर? अब x 2x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x का 1 में x, ये 528 माइनस में आ जाएगा, is equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सॉल्व करना है तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये सिंपल हो जाएगी। क्लियर? तो 2 से डिवाइड करेंगे आप x स्क्वायर, लेकिन इधर x/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, सेकंड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। नॉर्मल सी बात है, बस आपको मालूम होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव क्या है। कंजिक्यूटिव क्या होता है? कंजिक्यूटिव होता है कंटिन्यूअस। कंजिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस। जैसे एक x है तो अगला क्या होगा? x + 1। जैसे हमने बोला 5 के बाद आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताओ, तो 5 के बाद कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? 6, 7, 8,
मतलब उसमें एक एक आप ऐड करते जाओगे, कंटिन्यूअस जो बनाते जाओगे वो होते कॉन्जिक्यूटिव। तो हमने जैसे लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, फर्स्ट इंटीजर को एक्स माना हमने, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, कंजिक्यूटिव है ना, तो फर्स्ट अगर x है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा, उसका भी कंसेक्यूटिव होगा, उसका अगला कंसेक्यूटिव x प्लस टू, तो मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते तो क्या होते x, x प्लस वन, उसका एक और एक्स्ट्रा x प्लस टू, उसका एक और एक्स्ट्रा x प्लस थ्री, मतलब कंसेक्यूटिव एक एक आप उसको एक्स्ट्रा करते जाओ, पहला x माना, दूसरा x प्लस वन। अच्छा, कंडीशन क्या दी गई थी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 306, तो x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 306। तो आप सॉल्व कर दें, x का x स्क्वायर, x का वन में करोगे x, और ये 306 इधर माइनस में इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ठीक, इसको आप फिर सॉल्व तो करना नहीं है, खैर उसमें कर सकते हो करना हो तो। नेक्स्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माँ है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, किससे, रोहन से। तो यहाँ आप वैसे ही सोचो कि आप सपोज भी करोगे तो किसकी करोगे, यहाँ इंडिपेंडेंट किसकी एज है, रोहन की, क्योंकि रोहन की माँ तो की एज जो है वो तो डिपेंडेंट है ना, कि रोहन की जब एज आएगी उससे 26 ईयर ज्यादा उसकी माँ की होगी, है ना। तो आपको पहले किसकी सपोज करनी पड़ेगी, रोहन की। तो इंडिपेंडेंट है रोहन की, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, बल्कि मदर की एज तो डिपेंड है किस पे, रोहन की एज पे। तो हम सपोज करेंगे सबसे पहले रोहन की एज, तो लेट रोहन्स एज बी एक्स, है ना, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, लो मदर की एज 26 ईयर ज्यादा थी। फिर अगली कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो होगा, है ना, कब, 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या हो जाएगी, पहले तो ये एज निकालनी पड़ेगी ना 3 साल बाद, उनकी एज का प्रोडक्ट तो बाद में करोगे, पहले उनकी एज कितनी है आफ्टर 3 years वो फाइंड करें। ये तो प्रेजेंट एज है, आफ्टर 3 years क्या होगी, तो x प्लस 3 रोहन की होगी, उसकी मदर की कितनी हो गई, x प्लस 29, 26 तो थी 29 हो गई। फिर कंडीशन क्या थी कि ये आफ्टर 3 years की जो दोनों की एज है, आफ्टर 3 years रोहन की x प्लस 3, इसकी x प्लस 29, तो इनका प्रोडक्ट कितना बताया उन्होंने, इसका प्रोडक्ट बताया 360। आप इसको प्रोडक्ट करके और नॉर्मली इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। नॉर्मल सी बात है कि यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक ट्रेन के द्वारा ट्रेवल की जाती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड को कम कर दिया गया है तो स्वाभाविक कि टाइम ज़्यादा लगेगा। आप गाड़ी तेज चला रहे हो तो मान लो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, अब उसी गाड़ी को आप स्लो चलाओगे तो 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगा आपको पहुंचने में। तो स्पीड को इन्हें कम कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर, तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब हमने बोला वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की आपको स्पीड फाइंड करना है। तो देखो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, लिख देते हैं पूरा किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, कितनी है 480 किलोमीटर, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू टाइम हम फिर क्या बना लेंगे इक्वेशन,
कि टाइम कितना लग रहा था, जितना पहले लग रहा था वो उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है जब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया हमने। तो टाइम अभी कितना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। तो ये क्या हो गया, टाइम। अब बराबर, अब ये डिस्टेंस तो यही है लेकिन स्पीड को इन्होंने 8 कम कर दिया, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी क्या है टाइम, ये भी क्या है टाइम। लेकिन जो एक्चुअल टाइम पहले था वो किसके बराबर है, जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दिया आपने, तो अब जो ये जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा हो जाता है। ऐसी था, स्पीड को जब हमने 8 कम कर दिया तो ये तो टाइम है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यही टाइम 3 घंटे ज्यादा लगता है। क्लियर हो रही बात। अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रही हो तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये क्या है टाइम, ये भी क्या है टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड है एक्चुअल हमारी ओरिजिनल, और ये स्पीड कब की है जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। अच्छा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम। अब ये वाला टाइम 3 घंटे ज्यादा है इस वाले टाइम से, है ना। जब स्पीड हमने कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा ना, तो ये टाइम 3 घंटे ज्यादा है इससे। तो जब इस टाइम में से इस टाइम को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सामने कितना आना चाहिए 3, क्योंकि ये कितना ज्यादा है 3 आवर्स, 3 आवर्स ज्यादा है तो ये ज्यादा लगेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा, क्योंकि इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। क्लियर, बस सिंपल। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।